नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात तो बिहार की ही होगी और बिहार में सत्ता परिवर्तन की होगी। देखिए, नीतीश कुमार कल दिल्ली चले जाएंगे, आएंगे भी। अभी मुख्यमंत्री हैं, फोटो सेशन चल रहा है, लेकिन यह सोचने की बात है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार अकेले शपथ लेंगे। यह विशेष तारीख मुकर्रर क्यों की गई? इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है, इसके पीछे स्वास्थ्य जनित कारण भी है। नीतीश कुमार के साथ निर्वाचित हुए नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा वे अलग तारीख पर शपथ लेंगे। तो इसका आशय यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब 10 तारीख को शपथ लेंगे और हम लोगों ने ऐलान कर ही दिया है 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे। 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और फिर से कह रहे हैं, जो अब तक की संभावनाएं हैं, सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। शपथ कहां होगी, इस पर विचार चल रहा है कि यदि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, विशेषकर यदि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो शपथ समारोह शायद गांधी मैदान में भी, लेकिन समय कम है और तैयारियों में वक्त लगता है। पहले यह संभव है कि राजभवन में शपथ हो जाए, फिर किसी बहाने कोई कार्यक्रम गांधी मैदान में किया जाए। बिहार को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार स्वास्थ्य जानते हैं, रोज अब भी सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, भले ही कैबिनेट की बैठक न कर रहे हो। आज भी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने एएनएम पद पर नियुक्त जो सेवक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। अब 15 अप्रैल के बाद कैसे होगा और नीतीश कुमार कौन सा काम छोड़कर जा रहे हैं जो नई सरकार के को करना होगा, इसकी विवेचना भी करेंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार का जाना तय है, नया मुख्यमंत्री भी तय है और इसके साथ ही अब ब्यूरोक्रेसी की चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले लोग, नीतीश कुमार के करीब रहने वाले आईएएस, कई नामों की चर्चा है कि वे दिल्ली जाना चाहते हैं, तुरंत जाना चाहते हैं। कोशिश ये है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के पहले एनओसी पर दस्तखत कर दें। लेकिन एक परेशानी यह भी हो रही है, कल एक नाम का बहुत ही तेज जिक्र हो गया, पर आज सुबह स्पष्टीकरण हुआ कि यदि निशांत कुमार किसी जिम्मेवारी को संभालने जा रहे हैं तो ये चले जाएंगे, तो उनके साथ रहेगा कौन? निशी बाबू को कौन दिखेगा? तो बिहार में नीतीश कुमार का जाना तय और 10 तारीख को स्पेशल अकेले नीतीश कुमार शपथ लेंगे। देखिए, संजय झा पटना में बने हुए हैं, ललन सिंह दिल्ली में मिल सकते हैं या आज रात को पटना आ सकते हैं, साथ जाएंगे, साथ आएंगे और फिर इस्तीफे के बाद नई सरकार के बनने के बाद ही। और यह बात तय है कि जेडीयू के करीब करीब जितने मंत्री हैं जो उनके हिस्से में संख्या है, उनकी शपथ दिला दी जाएगी और टीम निशान के भी 2-3 मेंबर्स जो हैं वह मंत्री परिषद में शामिल किए जा सकते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि यदि निशान को राजनीति में लाना है तो उनके लिए टीम भी खड़ी करना होगा। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, फिर हम अपनी बात एक बार फिर वहीं से शुरू करेंगे। आपने उसका हिंट किया कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, बाकी रोज कुछ ना कुछ सक्रियता है, मुख्यमंत्री रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। हम लोगों ने, आपने भी देखा ही होगा, शिवानंद तिवारी का को उन्होंने फिर एक पोस्ट लिखा कि क्या कर दो ये कितना, और उन्होंने ये भी बताया कि कितना गैर जरूरी निर्माण सब हुआ है, तो उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया। तो अब जो काम हो रहे हैं ये कोई ऐसा काम नहीं है जो मुख्यमंत्री के हाथों ही होना है, नहीं तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री का काम पॉलिसी मेकिंग का होता है, प्रधानमंत्री का काम पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, पॉलिसी डिसीजंस करने होते हैं। ये बाकी काम उनको, तो ये ऑप्टिक्स होते हैं। इन ऑप्टिक्स का कोई मतलब नहीं है जब नीतीश कुमार को अब न चुनाव लड़ना है और न पार्टी को लड़वाना है। तो उनको जो ऑप्टिक्स से अलग हटके जो काम कर रहे थे वो काम उनको करना चाहिए था, सचिवालय में बैठ करके उनके लोगों को करना चाहिए था, बिहार के लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहिए था। हम लोग जो चर्चा करते हैं, इस चर्चा पर लोगों की इतनी नजर रहती है, कई लोगों ने हम लोगों को कहा और कई लोगों के लिए हैरानी की बात थी, लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि 6-6.5 महीने से बिहार पूरी तरह से ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज है बिहार के लोगों के लिए और इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नया मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए कितना पीछे छोड़ा हुआ, कितना काम उसको करना होगा।
हम्म। तो वो हर बार हम चूंकि यहाँ से बात करते हैं तो आज हमको भी आज भी लगा कि ये कहना जरूर चाहिए। बिल्कुल। 10 तारीख की बात है, आप देखिए 19 लोगों ने एक साथ शपथ ली जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे और हम्म। शरद पवार जैसा बड़ा नेता था, तब भी उनके लिए 19 लोगों की एक साथ शपथ कराई गई सभापति के सामने, हम्म। उनके चैम्बर में 19 लोगों की एक साथ शपथ हुई। नीतीश कुमार की अकेले शपथ होगी। ये जी। कोई इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार को बहुत ही स्पेशल हैं या शरद पवार से भी बहुत बड़े नेता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो रहा बिल्कुल। है। ये बिल्कुल। निश्चित रूप से हेल्थ का कंसर्न है। हम्म। यह निश्चित रूप से हेल्थ का कंसर्न है, और हेल्थ का उस तरह का कंसर्न नहीं जो शरद पवार का था। शरद पवार भी जी। व्हील चेयर पर आए थे, हम्म। व्हील चेयर पर आए थे शरद पवार भी। उस तरह का हेल्थ कंसर्न नहीं है। ये कई बार आसपास के लोग असहज हो जाते हैं, और हम लोग चर्चा कर चुके हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ पढ़ते हुए नीतीश कुमार जिस तरह की गलतियां कर रहे थे, जिस तरह की जी। गड़बड़ी कर रहे थे। 6 महीने हम्म। के बाद स्थिति सुधरी नहीं है। जो बीमारी है वो डिजेनरेटिव बीमारी है, वो ठीक नहीं होती है, उसमें स्थिति धीरे धीरे खराब होती है। तो हम्म। अब क्या पता देख के भी कितना पढ़ने की स्थिति में है, प्रॉम्प्ट करके तो नहीं पढ़ाया जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हमने लोकसभा में और दूसरे सदनों में देखा है प्रॉम्प्ट करके लोगों को शपथ पढ़ाए जाते हुए। तो ऐसी बिल्कुल। कोई स्थिति आ जाए, कोई एम्बेरसमेंट हो बिहार के लोगों के लिए भी, खुद उनके लिए भी, ये हमको लगता है कि इन सब चीजों को अवॉइड करने की हम्म। कोशिश होगी। वो हो सकता है कि एकदम एक फ्लो में पढ़ दें, पूरी तरह से सही पढ़ दें, हो सकता है उनको दिमाग में हो। लोग तो मजाक बनाते हैं, मीम्स बनते हैं कि उन्होंने इतनी बार शपथ ली है कि उनको शपथ याद ही हो गया होगा। जी, शपथ निश्चित याद हो तौर गई पर। होगी, बिल्कुल। इतनी बार उन्होंने बिल्कुल। शपथ ली है। तो हम्म। लेकिन इस तरह की कोई मतलब शर्मिंदगी करने वाली कोई मतलब घटनाक्रम कोई ना हो जाए, इसको हम्म। अवॉइड करना चाहते हैं जो तमाम साथ के जो लोग हैं वो भी। और दिल्ली में भी जो सभापति का सचिवालय है, हमको लगता है राज्यसभा का सचिवालय भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए अलग से उनकी शपथ होगी 10 तारीख को, और बाकी सारे लोगों के बचे हुए सब लोगों की शपथ 16 तारीख से 3 दिन का सत्र हो रहा है संसद का, उस सत्र के दौरान 16 तारीख को हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये नीतीश कुमार की शपथ हो गया। हम लोग एक पहले दिन से कह रहे हैं कि बड़ा एक एक कदम उठाया जा रहा है और बड़े इत्मीनान से उठाया जा रहा है। किसी को कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल। किसी को कोई हड़बड़ी। जिसको बनना है उसको पता चल गया है कि हमको बनना है, जिसको हटना है उसको पता है कि हमको हटना है। तो ये हम्म। सब काम इत्मीनान से हो रहे हैं कि अच्छा चलिए अब तो होना ही है, तो ये जब होगा तो कर लेंगे। तो इत्मीनान से हो रहा है कि अब 10 तारीख को वो इस्तीफा दे तो देंगे। मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है अजीत जी कि देखिए 10 तारीख को शपथ ले लेंगे, 10 तारीख को चौदह शपथ तारीख को लेंगे। जी 10 तारीख को शपथ लेंगे, 14 तारीख को इस्तीफा देंगे, 15 को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, 16 तारीख को जब देखिए संसद का सत्र आहूत किया जा रहा है तो नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते राज्यसभा, इसमें मेरी दिलचस्पी है। नीतीश कुमार की सिटिंग कहाँ होती है, बिल्कुल। नीतीश कुमार को कहाँ बैठाया जाता है, उनके आजू बाजू कौन बैठते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि नितिन नवीन भी पहुंचे हैं, हम्म। नितिन नवीन की सिटिंग और नीतीश कुमार की सिटिंग, शरद पवार पहले से हैं, नितिन नवीन आगे बैठते हैं, नीतीश कुमार आगे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। नीतीश कुमार की सेहत के साथ इतनी समस्याएं हैं, तो फिर यदि वह जाते हैं तो उनके साथ साय की तरह कौन रहता है, संजय झा रहेंगे, यही लगता है। तो कौन बिल्कुल लोग रहते संजय हैं, झा ही रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें भी दिलचस्पी है क्योंकि सब कुछ देखना होगा, सिटिंग बड़ा महत्वपूर्ण होगी, जाते ही नहीं है यह भी देखना होगा। हाँ, वही वो भी है, क्योंकि सीटिंग के लिए बीजेपी के पास, बीजेपी अब 100 से ज्यादा एमपी राज्यसभा में बीजेपी के हो गए हैं। तो हम्म। सत्ता पक्ष क्या लगभग सारी सीटें बीजेपी के पास ही हैं, और हम्म। उसमें फिर जो आगे बैठते हैं वो लोग, उसमें सदन के नेता हैं जेपी नड्डा। तो जेपी हम्म। नड्डा आगे बैठते हैं, सदन के नेता हैं। पीयूष गोयल आगे बैठते हैं क्योंकि वो जेपी नड्डा के पहले सदन के नेता थे। तो हम्म। ये, और बाकी सीटें प्रधानमंत्री की हैं, वहां प्रधानमंत्री सदन में जब आएंगे तो वो बैठेंगे, गृह मंत्री जब आएंगे तो बैठेंगे, रक्षा मंत्री जब आएंगे तो बैठेंगे। जो लोकसभा में पहली पंक्ति में मंत्री लोग बैठते हैं, 4 लोग हम्म। बैठते हैं। प्रधानमंत्री, उनके बगल में राजनाथ सिंह, उनके बगल में प्रधानमंत्री के बगल में राजनाथ सिंह, उनके बगल में नितिन गडकरी, उनके बगल में अमित शाह। तो ये सब लोगों की जगह होती है। जी। राज्यसभा में भी ये लोग आएंगे तो उसी तरह से बैठते हैं। हम्म। तो ये वो बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट में एक दिलचस्पी होगी। लेकिन जहां भी बैठेंगे नीतीश कुमार, संजय झा उनके बगल में बैठेंगे, क्योंकि खीरू महतो या रामनाथ ठाकुर से हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसा काम हो, कोई ऐसा घटनाक्रम हो तो नीतीश कुमार का हाथ पकड़ सकें लोग या नीतीश कुमार को समझा सकें लोग। ये सिर्फ बिल्कुल। संजय झा कर सकते हैं, तो वो उनके साथ जी। में बैठेंगे। हम्म। और
एक ये भी हो सकता है कि जाएं और चले आए, अपने पार्टी के ऑफिस में जाएं, सदन में न जाएं, या सदन में जाएं तुरंत चले आए, क्योंकि हम्म। हमने अनेक लोगों को देखा है। शिबू सोरेन की जब सेहत बहुत खराब थी, वो राज्यसभा के सांसद थे, वो 2020 के बाद से ही राज्यसभा के सांसद थे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 20 से राज्यसभा के सांसद थे, तो वो सिर्फ आते थे, उनको भी हेमंत सोरेन लेके आते थे, उनके सुपुत्र जो है मुख्यमंत्री हो गए तब भी वो लेके आते थे सदन में, वो अपना जहां दस्तखत करना होता था करते थे, थोड़ी देर कहीं भी बैठे और लौट के चले गए वापस। वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये सब बिल्कुल। भी होगा। नीतीश कुमार को यहाँ बहुत कंस्ट्रक्टिव कोई भूमिका संसदीय गतिविधियों में निभाएंगे, इसमें संदेह है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जिस तरह की उनकी स्थिति है, हम्म। उस तरह से नहीं कर पाएंगे कुछ। लेकिन वो हो गया। अब ये वो हम जो कह रहे थे कि एक एक कदम चीजें आगे बढ़ रही हैं, जैसे एक हम्म। कदम हुआ, अब देखिए कितना स्लो है कदम। जैसे राज्यसभा का नॉमिनेशन किया उन्होंने 5 तारीख को, तो उसके बाद सब ठहरा रहा 5 मार्च से। 16 बिल्कुल। मार्च को चुन लिए गए, तब भी सब ठहरा रहा, यथा स्थिति रही। वो 30 मार्च को उन्होंने अगला कदम उठाया जब विधान परिषद से इस्तीफा दिया। जी। मतलब 5 मार्च से 25 मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। बिल्कुल सब ठहराओ, बिल्कुल सब ठहराओ। बिल्कुल ठहराव जी। 5 से और 25 दिन कोई काम नहीं। फिर 30 तारीख को उन्होंने सोचिए अजीत जी, विधानसभा से नीतीश कुमार को इस्तीफा कुछ दिया, तो बोलना थोड़ी हलचल हुई। नीतीश कुमार को कुछ बोलना नहीं है, बिहार में क्या हलचल होगी, नीतीश कुमार को बोलना नहीं है। तेजस्वी यादव एक्स पर जो लिखना होता है लिख देते हैं। जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, जो बोलते रहे वह भी चुप हो गए। अभी शांत रहो, संयत रहो। तो बिहार तो बिल्कुल ठहराव की दिशा में कोई हाँ, राजनीति का केंद्र रहा ही नहीं। केवल आप चर्चाओं से और सूत्रों से खबर निकालते रहिए और लोगों को बताते रहिए। बताते रहिए। तो वही है, जी। 25 दिन तक कुछ नहीं, सब ठहराव, 25 दिन स्पेकुलेशन चलती रही। थोड़ी हलचल 30 तारीख को जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अब हम्म। उसके बाद फिर सब ठहर गया, फिर हम्म। सब ठहरा हुआ है। अब 10 तारीख को वो शपथ लेंगे, तो थोड़ी हलचल अब हुई है कि वो दिल्ली आ रहे हैं, 10 को शपथ लेंगे, मतलब फिर 10 दिन के बाद। उसके बाद बिल्कुल। फिर ये नहीं है कि 10 को शपथ लेंगे यहां से और चले जाएंगे, जाके मुख्यमंत्री पद इस्तीफा दे दे। हमारा तो कहने हम्म। को पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। जी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, तो राज्यसभा जा ही रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। अब इस बात का क्या मोह करना कि अब 2 दिन और रह लेते हैं, या 3 दिन और रह लेते हैं, 1 दिन और रह हम्म। लेते हैं, जब आप जा ही रहे हम्म। हैं तो। लेकिन फिर सब ठहरेगा और फिर वो 14 तारीख को इस्तीफा देंगे। हमने नहीं, पूछा कि आपको भाई क्या 14 लगता है को अजीत इस्तीफा जी, क्यों अजीत होगा? जी, अजीत हाँ। जी जब दिल्ली जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो ठीक है, राज्यसभा की शपथ लेंगे। क्या दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव है? क्योंकि देखिए, सत्ता परिवर्तन की बड़ी कवायद चल रही है, और की मुलाकात होगी, या ललन सिंह और संजय झा ने पूरी बातचीत को लॉक कर दिया है, नीतीश कुमार की मुलाकात की जरूरत भी नहीं रह गई है? नहीं, मतलब लॉक सब कुछ कर दिया, लॉक उन्हीं दोनों को करना है, ललन सिंह जी। और संजय झा को ही लॉक करना है। बातचीत सारी जो तय होनी है, सारी चीजें मंत्रालय से लेकर के सब चीज, वो लॉक उन्हीं लोगों को करना है, उन लोगों ने कर दिया है। हम्म। शिष्टाचार मुलाकात होगी, और इस बात की पक्की संभावना, अगर कोई ऐसी चीज ना हो जाए, उस समय कोई ऐसा बिहेवियर ना कर रहे हो नीतीश कुमार, ऐसा ना लगे कि इनको सेहत ऐसी नहीं है कि लेके जाए उनको हम लोग, हम्म। तो वो नहीं हो तो मिलने का प्लान है। और प्रधानमंत्री से भी और अमित शाह से भी मुलाकात है, और उनके साथ साथ ललन सिंह और सम्राट चौधरी दोनों जा सकते हैं मिलने। ऐसी अच्छा। चर्चा है कि हम्म। ये दोनों लोग जा सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ और अमित शाह के साथ, जब नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तब तब। ये तो इस यदि बात की चर्चा नीतीश है। कुमार और सम्राट चौधरी दोनों साथ गए, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, कल ही एक तस्वीर वायरल हुई है कलकत्ता एयरपोर्ट से, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य दिखाई पड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, और नायब सिंह सैनी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही देश में कुशवाहा पॉलिटिक्स दबदबा, वह भी दिख गया। हाँ, वह भी दिख गया। जी। तो ये चर्चा है। जैसा आपको ध्यान है, पिछली बार भी जब गए थे नीतीश कुमार, तो अकेले नहीं गए थे। हम्म। जब प्रधानमंत्री से मिले थे, जब वो आए थे, तो कोई ना कोई साथ जाता है। तो अगर कोई मैसेज उस दिन तक नहीं देना है, 15 तारीख, तब हो सकता है सम्राट चौधरी नहीं जाए। लेकिन अभी चर्चा यही है कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह दोनों लोग जाएंगे नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने। ये तो पता चल जाएगा कल ही, अगर आते हैं सम्राट चौधरी भी, दिल्ली आते हैं पटना से, तो हम्म। पता चल ही जाएगा कि जब आ रहे हैं तो उनका भी मिलने का कार्यक्रम होगा। तो ये मिलने का कार्यक्रम तो है पक्का, मुलाकात होगी जी। नहीं होगी हम लोग ये तो उस समय कल बता देंगे, लेकिन अभी तक तय कार्यक्रम है मिलने का उनका। हम्म। और फिर अभी रिजाइन करेंगे वो 14 तारीख को, और जी। 15 तारीख को नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तो एक एक इंच, एक एक कदम उठाया गया है बड़े इत्मीनान के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं। हमने पूछा कि भाई 14 तारीख तक क्यों इंतजार करना, मतलब हम्म। पहले हम्म। क्यों नहीं करा दिया गया?
तो जो लॉजिक हम दे रहे हैं उसी का रिवर्स लॉजिक था। हमने कहा कि भाई जब वो 20 साल रह चुके तो 10-5 दिन और रह लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो उधर से कहा गया कि यही लॉजिक हम लोग का भी है कि जब 20 साल रह ही लिए तो एक आध दिन और रह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-2 दिन और रख लेंगे। अच्छा। हाँ, सेम ठीक। लॉजिक को उस तरह से रिवर्स लॉजिक जो बोलते हैं हम्म, उसी बात को। तो ये कहा कि एक जो ब्राह्मण वाला वो है, आजकल तो ब्राह्मण ऐसे भी ये। हर जगह टारगेट पर है बिना मतलब के। हम्म, लेकिन आप सोचिए, लोग तो जान ही गए होंगे कि पूरे तमिलनाडु में किसी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या अन्ना डीएमके, क्या डीएमके, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, किसी ने टिकट नहीं दिया उस राज्य में, जिस राज्य में एक ब्राह्मण महिला 6 बार मुख्यमंत्री रही है। हम्म। तो ये जो ब्राह्मण को अल्पसंख्यक बनाने की या विलेन बनाने की जो कोशिश चल रही है, ब्राह्मण को ही नहीं पूरे सवर्णों को, उसका एक राजनीतिक पहलू भी है, एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है। इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोग इसको हंसी मजाक में ले रहे हैं, जो जिनको लग रहा है कि बड़े सताए हुए लोगों का राज आ रहा है। ये हम्म। सामाजिक जो पूरा सोशल फैब्रिक है वो बिगड़ रहा है उससे। इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन करना सबको उस पंचांग से ही है जो बिल्कुल पंचांग बिल्कुल। बनाते हैं, जो हरिद्वार में बनता है या बनारस में बनता है या उज्जैन में बनता है, करना सब चीज उस पंचांग से है। तो हम्म। उस पंचांग में के हिसाब से 13 तारीख को खरमास जो है खत्म हो रहा है। जी। तो क्या दिक्कत है कि 13 तक रख देते हैं, उनका इस्तीफा भी शुभ मुहूर्त में हो, कि बिल्कुल। अंत भला तो सब भला। हम्म। उन्होंने अच्छे मुहूर्त में शपथ ली और अच्छे मुहूर्त में ही वो इस्तीफा देंगे। तो हम्म। 13 तारीख को खरमास खत्म होगा, 14 तारीख को उनका इस्तीफा होगा। इसलिए इस्तीफा 14 को होगा। कोई कारण एक बताना है तो ये कारण ये है कि बिल्कुल खरमास खत्म जी। हो रहा है, तो अच्छे मुहूर्त में उनका इस्तीफा कराया जाएगा, अंत भला तो सब भला होगा। और और ये पंद्रह वो तारीख नीतीश को कुमार है, अजीत जी याद कीजिए, ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जगमातो देवी के निधन के बाद उनके बेटे अजय सिंह, बाहुबली अजय सिंह को टिकट बिल्कुल। नहीं देना था, तो खरमास में लड़की की तलाश कर कविता सिंह से शादी करा दी थी। लेकिन हम्म। जब अपनी बारी आई है तो काशी पंचांग, मिथिला पंचांग, सब कुछ ख्याल में आया है। बिल्कुल। हाँ, और हम तो उस दिन भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि हेमंत सोरेन तो खरमास में ही शपथ लेते हैं। बिल्कुल। दिसंबर के महीने में, अंत दिसंबर में वहां के नतीजे आते हैं, 22-23 दिसंबर, 24 दिसंबर को, और उसके बाद वो शपथ लेते हैं। एकदम मीट हम्म। खरमास जो चल रहा होता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी वाले, उसमें। तो उससे और वो आपने मानने ब्राह्मणों की की बात। बात कही, एक सेकंड, आपने ब्राह्मणों की बात कही। कल एक यादव जी, नेताजी मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि जो देश में चल रहा है, देखिए आगे आने वाले दिनों में मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, मतलब सवर्णों को और यादवों को एक होना होगा, तभी बचाव है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। देखिए, तो बीजेपी इस बात को अगर नहीं समझ रही है तो इसका जी। मतलब कि एकदम अंधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। हम्म। अन्यथा उसको तो साफ ही दिख जाएगा कि ये समीकरण तो किसी टाइम बन जाएगा, बिना किसी कोशिश के बन जाएगा। हम्म। अब बिहार में अगर आप इस तरह से आइसोलेट करें तो किसी को कहना थोड़ा होगा कि उस 32% के साथ 10% सवर्ण भी मिल जाए। वो बिल्कुल। तो कभी किसी समय हो जाएगा, फिर क्या कर हम्म। लीजिएगा। हम्म। तो वो तो यूपी में भी हो जाएगा। वो जब पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात आएगी और आप एक समुदाय को इस तरह से हाशिए पर करिएगा और इस दीवार तक धकेल दीजिएगा, तो अंत में वो क्या करेगा। तो ये तो हम्म। हर जगह हो जाएगा। और बीजेपी के साथ समस्या यह है कि उसने धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों को आइसोलेट किया हुआ है। पहले हम्म। आपने ओवरऑल मुसलमान को किया, 80-20 की बात कही आप लोगों ने, और उसके बाद हरियाणा में जाटों को, महाराष्ट्र में मराठों को, झारखंड में आदिवासियों को, बिहार में यादवों को आपने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश में यादवों को। तो जो आइसोलेट कर दिया है आपने, बिल्कुल। मुसलमान, यादव, जाट, मराठा, आदिवासी, उसके साथ कोई और अलाइन हो जाएगा, फिर तो वो तो हम्म। राजनीतिक समीकरण है, वो तो चुनाव के समय बनेगा। हम्म। चुनाव के समय के अलावा अस्थायी रूप से जो समाज में विभाजन हो रहा है वो ज्यादा चिंता की बात है हम लोगों के लिए। ज्यादा हम लोग उसकी चिंता ज्यादा करते हैं कि सोशल फैब्रिक बिल्कुल। बिगड़ रहा है। जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, जिस सामाजिक उसकी बात होती है, इंद्रधनुष की, वो भी कर रहा है। तो खैर, हम्म। वो एक बड़ी बात है, जो बड़ा झटका लग सकता है आगे अगर उसको ठीक नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, या जो भी पार्टी इस तरह के काम कर रही है। हम्म। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब 15 तारीख को नई सरकार बन जाएगी। तो हम लोग ये जी। मान के चल रहे हैं कि 6 महीने, 6.5 महीने जब से चीजें ठप हुई हैं बिहार में, अब उसके हम्म। बाद बिहार के कामकाज में एक गति आएगी। जी। नई मतलब सरकार, आपने पूछा आदर्श कि, आचार संहिता जिस दिन से लगा, आदर्श आचार संहिता जिस दिन से लगा, फिर चुनाव हुए, नई सरकार बनी, कोई काम नहीं हुआ। अब 15 अप्रैल की तारीख होगी जब नई सरकार बनेगी, तब काम की कुछ उम्मीद हम लोग समझे। न भुगतान हो रहा है, न काम हो रहा है। हाँ, तो वही उस अब उम्मीद हम लोग करेंगे 15 तारीख से चीजें ठीक होंगी और जी। मतलब कामकाज की गाड़ी पटरी पर लौटेगी।
हम्म। पहले तो रूटीन का काम ही शुरू हो गया ज्ञानेश्वर जी। पहले जब आप दिल्ली में थे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अचानक अब पूरी नई व्यवस्था बनेगी, जब मुख्यमंत्री नया बिल्कुल। बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, नई व्यवस्था बनेगी, जो जहां कलेक्टर है, एसपी है, जो अधिकारी है, उस सबके दिमाग में बात घूम रही होगी कि नई सरकार आएगी तो हमारी पोस्टिंग होगी, कहीं हम हटाए जाएंगे या रखे जाएंगे। तो उसके बाद भी अनिश्चितता बनी रहती है पहले दिन उदाहरण तो से आ गया ना, रूटीन। अभी आ गया ना, उदाहरण आ गया ना, नीतीश कुमार जा रहे हैं, लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा हटाए गए, विभागीय कार्यवाही का आदेश हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग से अटैच किए गए। लेकिन देखिए, अब नीतीश कुमार को जाना है, नए मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है, तो लखीसराय बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, ललन सिंह भी हैं, विजय कुमार सिन्हा भी हैं। तो डीएम साहब हटा दिए गए, लेकिन उस जिले को डीएम साहब मिले नहीं, एक एडीएम को चार्ज दिया गया है। यह भी देखिए बिरला ही होता है कि डीएम साहब और एसपी साहब हटे और साथ में कोई तैनाती न हो, तो एडीएम साहब को चार्ज। इतना महत्वपूर्ण जिला जहां ललन सिंह भी है और विजय सिन्हा भी हैं, और दोनों के बीच क्या है, यह जग जाहिर है। ठीक बात है। तो ये भी एक बात, इसी बात का संकेत है कि ये चूंकि अगर कहीं किसी दूसरे जगह के डीएम को वहां ले आते तो फिर उस जगह पर किसी और को ले जाना होता, फिर किसी और जगह से आप हटाते, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो लेमडक की स्थिति में है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कराना चाहते, कोई ऐसी शुरुआत नहीं करना चाहती है। ये सब चीजें नई सरकार अब करेगी। हमको ऐसा लग रहा है कि जो, तो इसका भी एक मैसेज जाएगा ब्यूरोक्रेसी में कि अभी अभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब नई सरकार आ रही है तो बड़ा चेंज होगा। तो इस वजह से भी काम थोड़े दिन तक तो उसमें प्रभावित होता है। तभी हमने कहा कि पहले दिन से रूटीन के काम शुरू हो जाने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज हो जाना चाहिए है नीचे तक, एकदम डाउन द लाइन। ये अब एक नई सरकार आई है और ये सरकार अस्थायी रूप से काम, अस्थायी सरकार आई है, अस्थायी रूप से काम करेगी। नीतीश कुमार को लेकर के पिछले 4-5 साल से ये मैसेज बन गया था, 3-4 साल से तो बन ही गया था कि वो खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो खुद सरकार हैंडल नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं, खुद से नहीं निगरानी कर रहे हैं, और उनके बदले में दूसरे लोग हिसाब किताब रख रहे हैं अधिकारियों से और उनके कामकाज का। तो इसकी वजह से भी लापरवाही आती है अधिकारियों में। तो वो लापरवाही का दौर अब खत्म होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल से अधिकारियों की भी लापरवाही का दौर खत्म होगा। सब कुछ चलता है इस सोच में काम करने की, जो सोच लोगों की बन गई थी कि अरे चलता है, कौन देख रहा है, वो चीजें बंद होंगी। आपने देखा ना, जवाबदेही तय ही नहीं थी। आलोक राज का ही प्रकरण है ना, कैसे नियुक्ति होती है, किस तरीके की नियुक्ति हुई, कितने साल के लिए हुई, और फिर किस तरीके से इस्तीफा लिया गया, पीछे क्या क्या हुआ, ये तो जगजाहिर था ना, क्योंकि जवाबदेही तय ही नहीं थी। जो पॉलिटिकल मास्टर थे वह डिरेल थे। हाँ, तो इसलिए कोई जवाबदेही नहीं थी, जिसको जो मन होता था करता था। और जब ऊपर से इस तरह की इनडिसिप्लिन की खबर होगी कि दिल्ली, पटना के सचिवालय में या सीएम सचिवालय में इतना इस तरह की चीजें हैं, तो ग्राउंड पर कौन डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है या प्रखंड में कौन काम कर रहा है, अनुमंडल में कौन काम करता है, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। अब वो स्थिति बदलेगी। सबसे पहला तो धारणा ही बदलने का है, परसेप्शन चेंज होने का है कि अब एक नई सरकार आ रही है और ये सरकार सख्ती से काम लेगी। देखिए, जो मैसेज डाउन द लाइन जाने की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो मैसेज होता है कि भाई हमको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, हम वो कहते हैं ना बार बार कि हम जिस चीज की जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। तो ये कार्य संस्कृति में सुधार के लिए ऐसी बातें कही जाती है कि आप कोई काम शुरू हो और उसको कंक्लूजन तक पहुंचाइए, आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। काम शुरू हो और उसको निर्णायक उस तक पहुंचाना, अंतिम परिणति तक उसको पहुंचाना चाहिए। ये मैसेज देना है सबसे पहले। और फिर नई सरकार जो बनेगी, नए मंत्री जो बनेंगे, उनके भी टारगेट तय करने होंगे, उनका भी लक्ष्य तय करना होगा, अधिकारियों का करना होगा कि क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि जो चीजें, जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को तो पूरा करना है। ज्ञानेश्वर जी, कितना 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 काम रुका हुआ, कितने वर्षों से काम रुका हुआ है भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में हम लोग बार बार बात करते हैं कि ठीक है, बिजली, सड़क, पानी कर दिए नीतीश कुमार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खड़े कर दिए, कई बिल्डिंग्स बन गई, कई ढांचे बन गए, काफी सारे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, सब तमाम चीजें। उन सबसे पहले तो जो काम चल रहा है उनके भुगतान की व्यवस्था करनी है, उसको स्मूथ करना है, जो भुगतान की का सिस्टम है उसको ठीक करना है। उसके बाद नए काम ले आने, नए विजन के साथ। देखिए, अब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, एक लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया गया। अब बिहार में रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी की भी भर्ती का काम पूरा हो गया। आप सरकारी नौकरी में अब इससे ज्यादा भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगले 5 साल में 1,50,000 और भर्ती करें। इससे ज्यादा भर्ती में सरकार का बोझ इतना बढ़ जाएगा ज्ञानेश्वर जी, वेतन का, पेंशन का, इस्टेब्लिशमेंट का। आप सरकार में जितना आदमी बढ़ाते जाएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है, उनके साथ और उनका जो पैराफर्नेलिया है, उसमें दुनिया भर का खर्चा आता है।
तो और ये यहाँ अब तो हो बिहार गया। में ऐलान हो चुका है, बिहार में ऐलान है, चुनावी वायदा है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। हाँ, तो भाई हाँ, यह कैसे संभव होगा? नहीं तो उसमें तय मानिए कि अब नौकरी तो लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं होगी। जी। अब मानिए कि फिर रोजगार 98 लाख का होगा। तो हम्म। नौकरी अब नहीं दे सकते हैं ज्यादा, बिहार सरकार नौकरी दे नहीं सकती, क्या काम कराएंगे नौकरी रख के? करने के लिए बिल्कुल। कुछ काम भी तो होना चाहिए ज्ञानेश्वर जी। हम्म। ये कोई चुनाव जीतना हो गया, ठीक है, वादा कर दिया गया, और लाख 2 लाख जितने लोग रिटायर होंगे अब उतने की जरूरत भी नहीं है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की किताबों में पढ़ते थे, जनरल नॉलेज मोतिहारी में थे, तब हम लोग पढ़ते थे कि रेलवे में 16 लाख कर्मचारी है, और हम्म। अब रेलवे में 13 लाख कर्मचारी, और रेल का नेटवर्क 3 गुना 4 गुना हो गया। तो कैसे सोलह जी। लाख थे और उससे नेटवर्क 4 गुना हो गया, और 13 लाख में ही काम कैसे चल रहा है? जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल। आई है तो टेक्नोलॉजी ने तो चीजों को आसान बनाया है ना, तो हम उस टेक्नोलॉजी से काम लेंगे, या एक आदमी की जगह जहां से काम चलता है वहां 4 आदमी रखेंगे? ऐसा थोड़ा होगा कि हम्म। एक आदमी से जहां काम चलेगा वहां 4 आदमी रखेंगे। और अब तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और ये तमाम कई मशीनें मिलकर के भी जो काम करती थी वो काम अब एक मशीन कर देगी। बिल्कुल। पहले तो ये हुआ कि 5 आदमी मिलकर जो काम करते थे वो एक मशीन करती थी। अब जो 5 मशीन मिलकर काम करती थी वो काम एक ही मशीन कर देगी। तो हम्म। अब तो नौकरी देने की गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा नौकरी देने का बर्डन नहीं लेना चाहिए सरकार को। हाँ, आप व्यवस्था करिए रोजगार की, और जो प्राइवेट सेक्टर का इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कि वहां नौकरी अपने आप आए, उसमें जी। वेतन भी ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा है उसमें, और उस तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था बने बिहार में, ये सबसे बड़ा काम है ज्ञानेश्वर जी। और हम लोग चर्चा कर रहे थे चुनाव के पहले, 50,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट है, बड़ी बिल्कुल। कंपनियों का कमिटमेंट है, अडानी ग्रुप का भी कमिटमेंट है। तो जब कमिटमेंट है और इनके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो उस पर फोकस करिए कि इन्वेस्टमेंट आए, अभी रोजगार अभी जब देखो जब अजीत जी, आपने बिहार दिवस के दिन देखा, बिहार के सबसे अमीर व्यक्ति, बिहार में नहीं रहते हैं लेकिन बिहार में ही जन्म हुआ, अनिल अग्रवाल, उन्होंने बिहार दिवस के मौके पर क्या लिखा कि मैं बिहार में निवेश करने को इच्छुक हूं, मैं अवसर की तलाश कर रहा हूं। तो मैं तो कहता हूं कि जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं वह सबसे पहले अनिल अग्रवाल से मुलाकात करें, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है। हम इसे ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, क्योंकि अब केंद्र सरकार का दायित्व भी बन जाएगा कि बिहार में निवेश हो। तो जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो अडानी से बात करें, अंबानी से बात करें, अनिल अग्रवाल से बात करें, एरिस्टो फार्मा के भोला शर्मा से बात करें, एल्केम वालों से बात करें कि भाई बिहार में कुछ लगाओ, और बिहार को जो देना है, फ्री में जमीन देना है दीजिए, कुछ तो लगे, लोग सेफ फील करें ताकि माहौल बने। हाँ, केवल फ्री में जमीन लेकर रख न ले, हाँ, इसका ध्यान रखिए। नहीं नहीं, वो तो एकदम उसके साथ जो क्लॉजेज लगाने होते हैं वो लगा दिया जाए। जैसे कई जगह क्लॉज लग जाते हैं कि इतने दिन के भीतर आप नहीं काम शुरू करेंगे तो जमीन वापस हो जाएगी। बिल्कुल। वो तो सिंपल, इस सब तो बिजनेस के तमाम मॉड्यूल डेवलप हो चुके हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम में सारी चीजें तय कर दी गई हैं कि आपको सुविधा से सारे काम हो जाएंगे, आप काम शुरू नहीं करिएगा, जमीन वापस हो जाएगी। हम्म। ये सब नियम करने चाहिए। अनिल अग्रवाल को भी, अब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है पूरी दुनिया में, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, उनको क्या अवसर की तलाश की जरूरत है? बिहार, हम्म। उनको पता है बिहार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनको तो आगे बिल्कुल। कर देना चाहिए। भाई हम्म। फॉक्सकॉन के साथ उन्होंने तालमेल किया, तो उसमें क्या, तो फॉक्सकॉन को लेकर के इतनी बड़ी कंपनी है चिप की, सेमीकंडक्टर की, उसके साथ मिलकर के वो गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा तो रहे हैं। हम्म। उसी फॉक्सकॉन के से बात करें, बिहार में भी लगा लें। हम्म। जब वो उस सेमीकंडक्टर का काम कर ही रहे हैं, चिप बनाने का काम कर रहे हैं, बिहार में लगवा लें आकर के, चिप का काम करवा लें, लेकिन वहां मेरी डेटा एक सलाह सेंटर का होगा काम करा लें, जो अजीत काम जी, कर सलाह सकते हैं। मेरी एक सलाह होगी कि जो फैक्ट्रियां लगे उसमें केवल पेप्सी और क्या बोला कोका कोला की फैक्ट्री ना लग जाए, नहीं, क्योंकि जहां जहां ये फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां जल समस्या हो रही है। हम मतलब आप लेबर इंटेंसिव और वाटर इंटेंसिव इस तरह की फैक्ट्री लगा देंगे, उससे कुछ लाभ नहीं होगा, थोड़े से लोगों को काम बिल्कुल। मिलेगा और प्राकृतिक संपदा का दोहन ज्यादा हो जाएगा। हम्म। इस तरह के काम हो जिससे एक रोजगार का इन्वायरमेंट बने वहां, और लोगों में काम करने का, दूसरे लोगों में भी उत्साह आए, और उस सेक्टर की तरफ लोग आकर्षित हो। अभी तो बिहार के लोग हर कीमत पर सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे बिहार में मिल जाए चाहे देश के किसी कोने में मिल जाए। हम्म। फिर वो नहीं मिले तो प्राइवेट नौकरी के लिए भी जाते हैं लोग, और हर तरह की नौकरी करते हैं। तो एक एक माइंडसेट भी बदलने की बात है बिहार के लोगों की, तो वो इन्वेस्टमेंट ले आना, एक वहां डेवलपमेंट का माहौल बनाना, रोजगार के लिए लोगों को नए अवसर पैदा करना ताकि लोगों को रोजगार मिले। और जो बार बार कहा जाता है कि छोटे छोटे जो, अब एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है, जैसे एक 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 हीरो होंडा की एक फैक्ट्री है मान लीजिए मानेसर में, या मारुति की बिल्कुल। फैक्ट्री है, तो उसके आसपास ऑक्सिलियरी यूनिट्स जो है, सैकड़ों यूनिट्स लग जाती हैं छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए, उसको मैं तो सप्लाई ये करने बात के लिए। मैं तो तो ये उस बात तरह बार की बार भी कहता हूँ एनवायरमेंट हो कि सकता है। आपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री कही, बिहार में हीरो साइकिल की फैक्ट्री लगी थी, वह बंद हो गई। यदि आप बताइए। उसे चलने देते तो
पैडल की फैक्ट्री लग जाती, चेन की हाँ, फैक्ट्री लग जाती। और ठीक हम बात कह है। रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन। देखिए, मैं दो सांसदों की बार बार चर्चा करता हूँ, निशिकांत दुबे। अभी हमने देखा कि टाटा ग्रुप के लोग उनसे मिल रहे हैं दिल्ली में, और वह गुड्डा उन्हें बुला रहे हैं। अब देखिए, बिहार में ही संजय झा की चर्चा कर लीजिए। संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट शुरू करा दिया, एम्स बिल्कुल। बन ही जाएगा, मिथिला हाट बन ही जाएगा। देखिए, पटना एयरपोर्ट से अभी आकाश नहीं उड़ रहा है, आकाशा, लेकिन आकाशा की फ्लाइट जो है वो दरभंगा से शुरू हो गई। तो निजी प्रयास, अब देखिए, संवाद को बढ़ाना होगा। और आपने कहा ना कि जो काम करने के तौर तरीके, तुरंत फैसले कीजिए, कोई सरकारी बाधा न बने, कोई अफसरशाही न बने, बुलाइए, काम कराइए और शुरू कराइए। इसी की जरूरत है बिहार में। पहले दिन से एक्शन मोड में आना होगा, पहले दिन से मैसेज भी बनवाना होगा। एक तो डिसिप्लिन का मैसेज बनवाना होगा, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, किसी भी लेवल की ब्यूरोक्रेसी हो। हम ये नहीं करें, हम लोग यहाँ ब्यूरोक्रेसी का मतलब लोग यही समझ लेते हैं कि आईएएस आईपीएस। नहीं, जी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब एकदम जो सबसे नीचे डाउन द लाइन सबसे आखिरी आदमी है। सरकार के सिस्टम के हर व्यक्ति को एक मैसेज होना चाहिए, डिसिप्लिन का मैसेज होना चाहिए है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम का मैसेज होना चाहिए है। सिर्फ भर्ती का मैसेज नहीं, आप काम कराइए, जितनी जरूरत है उतने लोगों को रखिए, और बाकी लोगों के लिए आप नए तरह के रोजगार के अवसर पैदा करिए, उसको इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू करने का अवसर दीजिए। 10 तरह की चीजें हैं जिसमें बिल्कुल। बिहार को बेटर किया जा सकता है। इन सब चीजों पर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जहां लीक पर चल रहे थे उस वो लीक पहुंच गई है जहां पहुंचनी थी। अब उसके हम्म। आगे रास्ता बंद है, अब आपको दूसरा रास्ता खोजना है और उसके लिए काम करना है। और इसमें जो दोनों भारत सरकार केंद्र सरकार क्या है, जो डबल इंजन हो गया और एक इंजन आप हम जोड़ लें, जो बिजनेस कम्युनिटी है, अगर वो एक बिल्कुल। ग्रोथ का इंजन है और उसका रुझान बिहार की तरफ हो रहा है या बीजेपी की सरकारों की तरफ ही हो रहा है, तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। अब तो जी। लोगों को बिहार की तरफ जाना चाहिए है, बिहार के भी जो हम्म। इंडस्ट्रीज है उनको भी जाना चाहिए है, और दूसरे लोगों को भी लेकर के आना चाहिए है। ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। चलिए, तो देखिए, 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। 14 अप्रैल को इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने लगेंगे। तो नए बिहार को, नया बिहार गढ़ा जाना है। नीतीश कुमार इतिहास पुरुष है, यह बात बार बार हम लोग कहेंगे। आगे क्या होगा इसकी भी ईमानदारी से विवेचना करेंगे। काम अच्छा होगा तो अच्छा बताएंगे, गड़बड़ होगा तो उसे भी टोकेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।